पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। ये आपका जो मेजर पेपर है बीए सेकेंड ईयर का पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसका फर्स्ट जो यूनिट है उसी का क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। इसके पहले हम प्लेटो का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या होता है, इसमें उन्होंने न्याय को किस तरह जो है उसका न्याय का वर्णन किया है, किस प्रकार से न्याय की व्याख्या की है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्लेटो के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि न्याय क्या है, न्याय क्या है। प्लेटो की मुख्य समस्या रही है और इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की। रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम रिपब्लिक है। रिपब्लिक प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध बुक है जिसमें प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की है और साथ में जो ये बुक है इसको न्याय के संबंध में है। इसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार है कि ये बुक न्याय के संबंध में, कंसर्निंग जस्टिस, है ना। तो प्लेटो की मुख्य समस्या रही है और इसी समस्या के समाधान के लिए कि न्याय क्या है, और इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की जिसका शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय के संबंध में है। प्लेटो ने उस समय विद्यमान न्याय के प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। प्लेटो ने अपने न्याय का सिद्धांत देने से पहले क्या किया है, तो प्लेटो ने जब अपने न्याय का सिद्धांत दिया उससे पहले प्लेटो ने जो उसके पहले जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उनका खंडन किया है। उसके बाद प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत दिए हैं। तत्कालीन समय में मुख्य रूप से 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे, मतलब कि प्लेटो के समय जो है उसके समय से पूर्व 3 प्रकार के जो है वो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे और उन तीनों ही न्याय के सिद्धांतों का प्लेटो ने क्या किया है, खंडन किया है। उसके बाद उसने बताया है कि न्याय किस तरह का होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था परंपरागत सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत था व्यवहारिक सिद्धांत। पहला, न्याय का परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिफालस तथा उसका पुत्र पॉलीमार्कस थे। इनके समर्थन की बात करते हैं। परंपरागत सिद्धांत जो है इसके समर्थक थे सिफालस तथा पॉलीमार्कस। क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रवर्तक थे थ्रेसिमेकस और व्यवहारिक सिद्धांत के प्रवर्तक थे ग्लूकोन। परंपरागत जो सिद्धांत हैं इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं सिफालस तथा उनका पुत्र जो है वो पॉलीमार्कस। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना तथा कर्ज को चुका देना ही न्याय है। सिफालस का क्या मानना था कि सत्य बोलना और कर्ज को चुका देना ही न्याय है। और पॉलीमार्कस का मानना था कि मित्र के साथ अच्छा व्यवहार तथा शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करने की कला न्याय है। तो प्लेटो जो है उन्होंने इन दोनों ही बातों का खंडन किया है। क्या किया है, प्लेटो ने कहा है कि जैसे कि सिफालस क्या कहते हैं कि सत्य बोलना तथा कर्ज को चुका देना ही न्याय है। तो प्लेटो ने सबसे पहले इसी बात का खंडन किया है और प्लेटो ने क्या कहा है कि हमेशा सत्य बोलना जो है वो न्याय नहीं होता है। जैसे कि अपने देश के भले के लिए अगर हम जो और कोई देश है उसमें जाकर हम सत्य बोल दें, हमारे देश के राज खोल दें, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से गलत हो जाएगा, हमारे देश के हित में नहीं होगा। इसलिए हर बार सत्य बोलना जरूरी नहीं होता है। फिर कर्ज चुका देना ही न्याय है। तो इसमें भी प्लेटो का जो मानना है वो मानना है कि मान लो कि हमने किसी से शस्त्र उधार लिए हैं, पर जब वो अच्छी स्थिति में था तब अपन ने उससे शस्त्र उधार लिए, पर जब हम उसे कर्ज चुका रहे हैं, मतलब कि शस्त्र जो है वो वापस दे रहे हैं, लेकिन वो उस समय पागल है या फिर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो किसी का नुकसान कर सकता है, तो उस समय अगर हम उसकी चीज़ वापस लौटा रहे हैं तो वो क्या है, न्याय नहीं होगा, हम गलत कर रहे हैं। तो जो सेफालस है उसका जो सिद्धांत है उसका प्लेटो ने इस तरह खंडन किया है। उसके बाद जो है वो प्लेटो ने पॉलीमार्कस के जो सिद्धांत है कि मित्र के साथ अच्छा व्यवहार तथा शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करने की कला न्याय है, तो इसका भी प्लेटो ने खंडन किया है। और इसका खंडन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि जरूरी नहीं, इसमें तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम तय कैसे करेंगे कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। हम नहीं बता सकते क्योंकि हो सकता है कि कोई हमारे सामने अच्छा मित्र बनकर रहा हो और वास्तव में वो हमारा शत्रु हो। तो मित्र के साथ अच्छा व्यवहार तथा शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करने की कला न्याय नहीं है। प्लेटो ने न्याय की ये जो धारणा है उनका खंडन किया है। और प्लेटो का मानना है कि
किसी कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन नहीं किया। प्लेटो ऐसा नहीं मानता है कि प्लेटो का न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो। वो तो ये भी कहता है कि शत्रु जो है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसने कहा न्याय वह है जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। मित्र के साथ साथ शत्रु के लिए भी न्याय होना चाहिए। तो ये पहला जो सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, जो कि सेफालस और पोलीमार्कस का है, उसका जो है वो प्लेटो ने खंडन किया है। फिर आ जाते हैं सेकंड सिद्धांत का, क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत का भी प्लेटो ने पूरी तरह से खंडन किया है। इसके प्रतिपादक कौन है? थ्रेसिमेकस है। थ्रेसी के अनुसार न्याय बलवानों के स्वार्थ सिद्धि का साधन है। मतलब कि जो थ्रेसिमेकस है वो क्या बोलते हैं? न्याय बलवानों का स्वार्थ सिद्धि, मतलब कि जो बलवान लोग हैं उनके पास पावर है और जो कमजोर है उनके पास पावर नहीं है। तो राज्य अपने हित के लिए कानून बनाता है, राज्य उस कानून को शक्ति के माध्यम से लागू करता है। एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझदार व्यक्ति अपने को सुखी एवं संतुष्ट रखना चाहता है, उसके अनुसार इस तरह का आचरण है उसके लिए न्याय है। इस प्रकार जो राज्य की दृष्टि में न्याय है वह व्यक्ति की दृष्टि में अन्याय है। तो प्लेटो ने थ्रेसिमेकस की न्याय की उस परिवर्तनवादी धारणाओं को भी अस्वीकार कर दिया है, खंडन कर दिया है, जिसके अनुसार न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है। इसमें जो है थ्रेसिमेकस क्या मानता था कि जो शक्तिशाली है उसी के पक्ष में न्याय होगा। वह थ्रेसिमेकस से यहाँ तक सहमत था कि चूंकि शासक शासन की कला को जानता है इसीलिए उसे सारी शक्ति प्राप्त होती है, किंतु वह इससे सहमत नहीं था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। प्लेटो ने सुकरात के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया कि जूता बनाने वाला स्वयं अपने बनाए हुए सभी जूतों को नहीं पहनता, किसान पैदा की हुई अपनी सारी फसल को नहीं खाता, उसी प्रकार शासक भी वही सारे नियम नहीं बनाता जिससे सिर्फ उसी को लाभ हो। तो इस तरह प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत और क्रांतिकारी सिद्धांतों का खंडन किया है, जो कि किस किस के सिद्धांत है? तो परंपरागत है सेफालस और पोलीमार्कस के, क्रांतिकारी है थ्रेसिमेकस के। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत का जिसका प्लेटो ने खंडन किया है, वो आ जाएगा व्यवहारिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ग्लूकोन हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कमजोर लोगों की हालत बहुत दयनीय थी, उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे, अतः उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया। वह समझौता इस उद्देश्य से किया गया कि अब हम न तो अत्याचार करेंगे और ना ही अत्याचार करने देंगे। इस प्रकार कमजोर लोगों ने अपने हित के लिए न्याय का विकास किया है। तो ग्लूकोन का जो सिद्धांत है वो क्या मानता है कि कमजोर लोगों ने अपने हित के लिए न्याय का सिद्धांत किया है, और एक तरह से जो है वो ये डर के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो प्लेटो ने इस सिद्धांत से भी असहमत होते हैं। प्लेटो जो है वो इसका भी खंडन करते हैं। उनका मानना है कि मन मनुष्य का बाहरी तत्व नहीं बल्कि एक आंतरिक तत्व है, अतः मनुष्य राज्य के नियमों का पालन राज्य के डर से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से करता है। मतलब कि जरूरी नहीं कि राज्य के जो है वो डर से ही जो है वो कार्य किया जा सके, क्योंकि वह राज्य के नियमों का पालन अपना कर्तव्य समझता है। राज्य के नियमों का जो पालन है वो कर्तव्य के द्वारा किया जाए, ना कि डर के द्वारा किया जाए। इसी तरह प्लेटो ने पोलीमार्कस और सेफालस के परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया है, और थ्रेसिमेकस के क्रांतिकारी सिद्धांत का खंडन किया है, और ग्लूकोन के व्यवहारिक सिद्धांत का खंडन किया है। अब जब उस समय प्रचलित तीनों सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन कर दिया, अब प्लेटो बताता है उसके अनुसार न्याय कैसा होना चाहिए, क्या होता है। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा, प्लेटो का अनुसार न्याय क्या है? प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है। ठीक है, प्लेटो का न्याय क्या है कि आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है, तथा मनुष्य और राज्य में साम्य दिखाने के लिए यह प्रतिपादित करता है कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, अतः राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान है। यहाँ प्लेटो जो है वो राज्य और व्यक्ति को समान बता रहा है गुण के मामले में। अब यहाँ पर उसका मानना है कि व्यक्ति के 3 प्रमुख गुण होते हैं। कौन कौन से? तृष्णा, शौर्य तथा विवेक। इसी तरह राज्य में भी 3 वर्ग। प्लेटो जो है उसके न्याय के सिद्धांत में हमें जो है वो वर्ग भी दिखाई देते हैं। प्लेटो जो है वो 3 वर्ग में राज्य को बांट देता है, व्यक्ति को भी बांट देता है वर्गों में। तो खास करके प्लेटो की जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो इसके न्याय का सिद्धांत है जिसमें 3 वर्गों की बात की गई है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? शासक वर्ग,
सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, 3 वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। देखो, व्यक्ति के 3 प्रमुख गुण हैं, तृष्णा, शौर्य तथा विवेक। मतलब कि तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, शौर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग और स्वामी, शौर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग और स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है वो विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला शासक वर्ग। अतः जिस तरह तृष्णा, शौर्य और विवेक का उचित समन्वय व्यक्ति में न्याय की सृष्टि करता है, उसी तरह राज्य में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग में उचित समन्वय न्याय की अवस्था की सृष्टि करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय की अवधारणा है, वो प्लेटो मानता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति के 3 गुण बताता है और साथ ही वो राज्य के 3 वर्ग बताता है। ठीक है, और इन्हीं 3 वर्गों में राज्य के होना चाहिए, मतलब बांट दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी विशेषताएं। प्लेटो जो है वो अपने न्याय के सिद्धांत की विशेषता बताता है। पहली विशेषता है त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। मतलब कि राज्य हो या व्यक्ति हो, कौन कौन से 3 गुण पाए जाते हैं? व्यक्ति में भी 3 गुण पाए जाते हैं और राज्य में भी 3 गुण पाए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण होते हैं, विवेक, ज्ञान, साहस या शौर्य, विवेक या ज्ञान, साहस या शौर्य तथा तृष्णा या क्षुधा। और राज्य भी जो व्यक्ति का विराट रूप है, इन्हीं गुणों को परिवेक्षित करता है। ज्ञानवान शासक वर्ग का, शौर्यवान सैनिक वर्ग का तथा तृष्णा युक्त वर्ग उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। इन तीनों वर्गों में सुंदर समन्वय ही न्याय की सृष्टि करता है और राज्य को आदर्श रूप प्रदान करता है। तो प्लेटो की जो न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं हैं, उसमें पहली जो विशेषता है वो क्या आ जाएगी? त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत यही मानता है कि जो है व्यक्ति हैं उनके 3 जो है गुण पाए जाते हैं व्यक्तियों में और उन्हीं के अनुसार उन्हें रहना चाहिए। और राज्य जो है उसमें 3 वर्ग है और जो जिस वर्ग का है उनको उसी वर्ग में अपने को कार्य करना चाहिए। तो त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। दूसरी विशेषताएं, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो क्या है? कार्य विशेषीकरण। मतलब कि जिसका जो कार्य है, जिसका जो कार्य विशेष है, कार्य करने के जो गुण पाए जाते हैं, विशेष गुण जो पाए गए हैं, उन्हीं को वह कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर कार्य विशेषण के सिद्धांत में प्लेटो जो है वो समाज में विद्यमान ये तीनों वर्ग जब अपने अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार निष्ठापूर्वक अपना अपना कार्य करते हैं और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो वह कार्य कुशलता को ही प्राप्त नहीं करते बल्कि एक समरसतापूर्ण और एकताबद्ध राज्य का निर्माण करते हैं। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या बोलता है? इसकी विशेषता है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। मतलब कि जिसका जो काम है, जिसको जो वर्ग है, उसी में रहकर वो अपने अपने कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये प्लेटो का मानना है। तभी जो है वो राज्य, अच्छा राज्य जो है वो बन सकता है। तो पहली विशेषता थी त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। दूसरी विशेषता कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। तीसरी विशेषता नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का जो सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आधुनिक युग की तरह वैधानिक नहीं है, न कोई विधि है न कोई कानून है ना, ये नैतिक है। मतलब कि व्यवहारिक बोल सकते हैं कि अपने हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, उसके नैतिक गुणों के ऊपर निर्भर करता है। यह सार्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है, सिर्फ वैधानिक न्याय की नहीं। यह मानव के पूर्ण नैतिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, सिर्फ उसके कानूनी कर्तव्यों की नहीं। अर्थात प्लेटो की न्याय की परिकल्पना पूर्णतया आत्मिक है, वो मात्र अवैधानिक है, अवैधानिक नहीं है। तो नैतिक सिद्धांत, पहली विशेषताएं त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। दूसरी विशेषता है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। तीसरी नैतिक सिद्धांत। चौथी विशेषता है व्यक्तिवाद विरोधी। प्लेटो जो है वो व्यक्तिवादी नहीं, समष्टिवादी है। अपनी इस अवधारणा के आधार पर वह यह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। मतलब कि वो व्यक्ति के महत्व का जो है वो विरोध करता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना एक महत्व होता है, उसी का प्लेटो ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया है। उसका महत्व, प्लेटो जो है वो क्या करता है? व्यक्तिवाद का विरोधी है, व्यक्ति के महत्व को उसने विरोध किया है और उसके साथ ही उसने क्या है? अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में सक्षम होता है।
प्लेटो का मानना है, प्लेटो जो है वो व्यक्तिवादी विरोधी है और उसका मानना है, उसने किसको महत्व दिया है, समाज को ज़्यादा महत्व दिया है, व्यक्ति से ऊपर समाज को रखा है। पांचवी विशेषता है आंगिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के मध्य आंगिक एकता का प्रतिपादन करता है। राज्य शरीर है और विभिन्न व्यक्ति और उनके वर्ग राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। उसमें शरीर की तरह ही आंगिक एकता है, जैसे शरीर से पृथक उसके अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह बिना राज्य के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जो लास्ट विशेषताएं हैं वो है दार्शनिक शासक। प्लेटो जो है उसका आपने देखा होगा कि प्लेटो का एक प्रमुख सिद्धांत है आदर्श राज्य का सिद्धांत, है ना। उसी में उसने इस दार्शनिक शासक की जो है वो व्याख्या की है। दार्शनिक शासक, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के कार्यान्वयन का दार्शनिक शासक एक स्वाभाविक परिणाम है, मतलब कि मेन खासियत है दार्शनिक शासक। राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि वह कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त होकर पूर्ण निस्वार्थ भाव से राज्य शासन का विवेकपूर्ण ढंग से संचालन करता है। दार्शनिक शासन का शासन ज्ञान का शासन, यह ज्ञान की संप्रभुता का शासन है। वह राज्य को आदर्श रूप प्रदान ही नहीं करता बल्कि उसे अनवरत बनाए भी रखता है। तो ये छह जो है वो खासियत या विशेषताएं हो गई किसकी, प्लेटो के न्याय की सिद्धांत की। त्रिगुण आधारित प्लेटो के न्याय के सिद्धांत, त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, व्यक्तिवादी विरोध, आंगिक एकता का सिद्धांत और दार्शनिक शासक। अब आ जाते हैं अपन प्लेटो के न्याय का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। क्यों आलोचनाएं हुई है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कमियां हैं। बहुत से विचारक हैं जिनको प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है वो आलोचना की जा सकती है। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी आलोचनाएं की जा सकती है। पहली आलोचना है, न्याय सिद्धांत नैतिक है। न्याय का जो सिद्धांत है वो नैतिक है, वैधानिक नहीं। देखो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जब बात करते हैं तो वो कैसा है, न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय का मतलब है कानून, वैधानिक होना चाहिए, विधि से संबंधित है नहीं, लेकिन ये क्या है, नैतिक है, व्यवहार से संबंधित है, तो ऐसा न्याय नहीं होता। ये पहली आलोचना है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक चरित्र का है, आधुनिक युग की तरह वैधानिक चरित्र का नहीं। यह विधि से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने नैसर्गिक कर्तव्य पालन से उत्पन्न होता है। यह भावना मात्र है, कानून नहीं। मतलब कि ये जो है ये भावना बोल सकते हैं इसको, कि हमारे मन की भावना हो सकती है, हमारे मन के व्यवहार हो सकते हैं, हमारे मन की समझ हो सकती है, पर ये कानून नहीं है, जबकि वास्तविक दृष्टि से ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। तो पहला आलोचना कि न्याय का जो सिद्धांत है वो नैतिक है, वैधानिक नहीं है। सेकेंड आलोचना, अधिकार दंड की व्यवस्था नहीं। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत में वर्तमान समय की तरह व्यक्ति के अधिकारों तथा उनका उल्लंघन होने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। न तो अधिकार दिए गए हैं और ना ही दंड की व्यवस्था की गई है। तो ये कैसा न्याय हुआ। प्लेटो व्यक्ति की कर्तव्य निर्वाह की बात तो करता है तथा साथ ही उनके संबंध में अहस्तक्षेप की नीति का भी समर्थन करता है, लेकिन यदि किसी के द्वारा अन्य व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है तो वैधानिक दृष्टि से उसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करता है और न उल्लंघन हेतु दंड की व्यवस्था ही करता है। तो न तो उसने अधिकार दिए हैं और ना ही दंड की व्यवस्था की है। ये उसकी दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना आ जाएगी, निरंकुशता किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है। निरंकुशता मतलब कि कोई अंकुश नहीं दे रखा है। प्लेटो जिस न्याय आधारित आदर्श राज्य की कल्पना करता है उसमें दार्शनिक शासक पर, मतलब कि जो राजा बताया गया है, स्वामी है, उस पर ज्ञान या विवेक के अतिरिक्त उसकी निरंकुशता पर और कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसा कि हमारा अनुभव बताता है कि शासकीय निरंकुशता अपनी अप्रतिबंधता के कारण हमेशा भ्रष्टाचार और अत्याचार का कारण सिद्ध होती है। अगली आलोचना आ जाएगी, लोकतंत्र विरोधी। प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग सभी तरह के अधिकारों से वंचित हैं तथा शासन सत्ता संरक्षक वर्ग, जो कि एक अल्प संरक्षक वर्ग है, के हाथों में केंद्रित है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक वर्ग के शासन का समर्थन न तो उचित है और न ही न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। तो लोकतंत्र विरोधी, वर्तमान में उपयोगी नहीं। प्लेटो का सारा राजनीतिक चिंतन नगर राज्य के संदर्भ में है। आज नगर राज्य इतिहास की एक वस्तु बन गए हैं तथा उनका स्थान विशाल आकार वाले राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया है,
चीन की जनसंख्या करोड़ों में होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विभाजित करना संभव नहीं है और ना उस आधार पर उनके कर्तव्य का निर्धारण। अतः प्लेटो के न्याय आधारित आदर्श राज्य का सिद्धांत समय अनुकाल नहीं होने के कारण न तो उपयोगी है और न ही व्यवहारिक है। तो एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो जो है उसने अपने न्याय के सिद्धांत को जो है सबसे पहले तो अपने न्याय के सिद्धांतों का क्या किया है, प्लेटो ने खंडन किया है। अब खंडन किया है तो कौन कौन से सिद्धांतों का खंडन किया है? 3 सिद्धांतों का खंडन किया है। पहला सिद्धांत कौन सा था? पहला था सिफालस और पॉलीमार्कस के सिद्धांतों का खंडन किया है, जिसमें कौन सा था? वो परंपरागत सिद्धांत था। फिर प्लेटो जो है उसने क्या किया है? थ्रेसीमेकस का जो सिद्धांत है, क्रांतिकारी सिद्धांत, थ्रेसीमेकस का क्रांतिकारी सिद्धांतों का खंडन किया है। और फिर प्लेटो ने क्या किया है? प्लेटो जो है उसने आखिरी जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? व्यवहारिक सिद्धांतों का खंडन, ग्लूकोन के व्यवहारिक सिद्धांत का खंडन किया है। इस तरह जो है वो प्लेटो ने तीनों सिद्धांतों का क्या किया है? खंडन किया है। और उसके बाद प्लेटो ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। और अपने न्याय के सिद्धांत में प्लेटो ने क्या कहा है? तो अपने न्याय के सिद्धांत में प्लेटो ने सबसे पहले व्यक्ति के और राज्य के 3 वर्ग निर्धारित कर दिए हैं और कहा गया है कि जो व्यक्ति है उनको और जो राज्य है उनको उन्हीं वर्ग में रहकर अपने कार्य करना चाहिए। राज्य के जो वर्ग है वो आ जाएंगे आपके शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जो शासक वर्ग है उसका कार्य क्या होगा? जो राजा है शासन करना। सैनिक वर्ग है वो मतलब कि युद्ध करना, देश की रक्षा करना, लड़ना। और उत्पादक वर्ग है उसका कार्य है व्यापार करना, उत्पादन करना। तो इनको अपने अपने जो कार्य है उसी में रहकर अपना जो है वो जीवन यापन करना चाहिए। दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही प्लेटो के अनुसार क्या है? न्याय है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।